गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल या कोशिका के बारे में। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो सेल या कोशिका को कहा जाता है दोस्तों सजीवों या जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। इतना चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि कोशिका को कहा जाता है सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। या सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीवित कोशिका की खोज किए थे एवी लियोनहॉक। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बार कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। और यदि दोस्तों आपसे यह पूछे कि सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जीवित कोशिका की सबसे पहली बार खोज किए थे एवी लियोनहॉक ने। और सेल के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों साइटोलॉजी। इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। और इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान रखना है केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो आप लोग यहां से इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सबसे छोटी कोशिका या सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों ग्रैन्युअल सेल। और ये ग्रैन्युअल सेल मिलती है दोस्तों मस्तिष्क के भाग सेरिबेलम में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है ओवम या अंडाणु में। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों न्यूरॉन, जो कि पाई जाती है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका या सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका या सेल पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है ग्रैन्युअल सेल। और यह पाई जाती है सेरिबेलम में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है दोस्तों ओवम या अंडाणु में। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, जो कि पाई जाती है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में। इसके बाद देखिए केंद्रक या न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरे को कहा जाता है यूकैरियोटिक। तो आइए इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसमें से आप लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये सब दोस्तों नहीं पाए जाते। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये सभी नहीं पाए जाते। और प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका में क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो रहते हैं दोस्तों न्यूक्लियाइड में। और ये न्यूक्लियाइड रहता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। तो इसे भी आप सब याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं वो रहते हैं न्यूक्लियाइड में। और न्यूक्लियाइड रहता है साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य में। और इसके बाद आप सब याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वह प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं रहता। और प्रोकैरियोटिक सेल में
हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता दोस्तों। और इसमें एक गुणसूत्र या एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका में सिर्फ एक गुणसूत्र या एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। इसके बाद देखिए यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक कोशिका। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये दोनों पाए जाते हैं दोस्तों। और यूकैरियोटिक सेल में सभी कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। कोशिकांग का मतलब दोस्तों जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, ये सभी दोस्तों जिसे हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल या कोशिका होती है उसमें जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल या कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है दोस्तों विषाणु और जीवाणु को छोड़कर बाकी सभी में। तो इतना चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या कोशिका द्रव्यी अंगक। और इसमें सबसे पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से आप सब सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन। ये चीज दोस्तों आप सब ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है दोस्तों यह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल या कोशिकाओं में पाई जाती है। और यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है मीसोसोम। और ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है मीसोसोम। और इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन या फूड का विखंडन होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। और यह ऊर्जा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में निहित रहती है अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहती है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसके बाद आप सब ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है दोस्तों कोशिकांग श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसके बाद देखिए राइबोसोम। और राइबोसोम से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि राइबोसोम दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है या जुड़ा हुआ होता है और यह साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है या स्कैटर्ड रहता है दोस्तों, छिटका हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि राइबोसोम्स अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अर्थात जो राइबोसोम होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में दोस्तों स्कैटर्ड या छिटका हुआ होता है या वितरित हुआ रहता है। इतना चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और राइबोसोम का काम होता है दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसके बाद देखिए गोल्जी बॉडीज या इसे हिंदी में कहा जाता है गोल्जी काय। और इसमें आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर या जो संरचना होती है दोस्तों वो होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर या इसी को कहा जाता है वेसिलिस, जैसा कि दोस्तों फिगर में
दिखाया गया है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर, जो कि होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर या वेसिलेस, जैसा कि दोस्तों फिगर में दिखाया गया है। और इसके बाद आप लोग अगली चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसे प्लांट या पौधों में कहा जाता है दोस्तों डिक्टियोसोम। तो इसे भी आप सब ध्यान रखिएगा कि पौधों में गोल्जी बॉडी को कहा जाता है डिक्टियोसोम। और इसके बाद देखिए जो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है दोस्तों वो होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना और सिक्रेशन करना। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोल्जी बॉडी का जो मुख्य कार्य है वो है दोस्तों माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का पैकेजिंग, स्टोरेज और सिक्रेशन करना। और इसी में आप सब ध्यान रखिएगा कि जो गोल्जी बॉडी होता है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण स्थल भी होता है। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्लास्टिड या लवक, और यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिड या लवक होता है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में या प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड या लवक होता है 3 प्रकार का, जिसमें पहला देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है दोस्तों क्लोरोफिल या पाणहरित। और क्लोरोफिल का कार्य होता है दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिड या लवक ये सिर्फ पादप कोशिकाओं या प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और ये होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें पहला हो गया दोस्तों क्लोरोप्लास्ट या इसी को कहा जाता है हिंदी में हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट के ही भाग होते हैं दोस्तों क्लोरोफिल या पाणहरित। और क्लोरोफिल का कार्य होता है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाना। और इसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों क्रोमोप्लास्ट या इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों वर्णी लवक। और यहाँ से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पौधों में हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों के लिए दोस्तों क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक उत्तरदायी है। इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट में ध्यान रखिएगा कि सेब का रंग लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण, और टमाटर का रंग लाल होता है दोस्तों लाइकोपेन के कारण, और पपीते का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है पीला, और पपीते का पीला रंग होता है कैरिकोजेंथिन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण, और हल्दी का पीला रंग होता है दोस्तों जैंथोफिल के कारण। इसके बाद देखिए ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। और ल्यूकोप्लास्ट से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई रंग नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आलू। इसके बाद देखिए लाइसोसोम। और लाइसोसोम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली, और इसे कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग या पाचन थैली। तो लाइसोसोम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग। इसके बाद अगला देखिए सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। और सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है ये दोस्तों प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। और ये दोस्तों सेमी परमिएबल होती है, अर्थात ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्लांट और एनिमल अर्थात जंतुओं और पौधों दोनों में पाई जाती है, और यह एक सेमी परमिएबल या अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसके बाद देखिए सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और यहाँ से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है ये आउटर कवरिंग होती है दोस्तों
प्लांट सेल या पादप कोशिका की, और ये मुख्य रूप से बनी होती है सेल्यूलोज की। और सेल वॉल या कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है सेल के इनर पार्ट को प्रोटेक्शन देना और सेल को एक डिफिनिट शेप या निश्चित आकार देना। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य कार्य होता है सेल के अंदरूनी भाग को सुरक्षित करना या प्रोटेक्शन देना और सेल या कोशिका को एक निश्चित शेप या निश्चित आकार देना। और ये जो सेल वॉल होती है दोस्तों, ये बनी होती है सेल्यूलोज की, और ये प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं के बाहरी भाग को सुरक्षा प्रदान करती है या कवरिंग देती है। इसके बाद देखिए दोस्तों वैक्यूल या राजधानी, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूल या राजधानी का मुख्य कार्य होता है दोस्तों प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में टर्जिडिटी को मेंटेन करना। और इसी में आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राजधानी कहाँ होती है। तो जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों, उसमें जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसको दोस्तों कहा जाता है वैक्यूल या राजधानी। और इसका मुख्य कार्य होता है प्लांट सेल में टर्जिडिटी को मेंटेन करना। इसके बाद देखिए दोस्तों क्रोमोसोम, और इसे हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। और क्रोमोसोम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम का मुख्य कार्य होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आनुवंशिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना। और फिर इसके बाद देखिए न्यूक्लियस या केंद्रक, और न्यूक्लियस में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस या केंद्रक को कहा जाता है दोस्तों कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, अर्थात न्यूक्लियस या केंद्रक को कहा जाता है सेल या कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर। और जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है दोस्तों, ये सभी सेलुलर एक्टिविटी को दोस्तों कंट्रोल करता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रोसोम होता है यह सिर्फ दोस्तों एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों एनिमल सेल में जो कोशिका का विभाजन होता है वो। तो सेंट्रोसोम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह सिर्फ एनिमल सेल या जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना जंतु कोशिका में। इसके बाद देखिए प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अर्थात प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है जीवन की आधारभूत इकाई। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे दोस्तों पुरकिंजे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है यह एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि दोस्तों प्रेजेंट रहता है सेल या कोशिका में। इसके बाद देखिए मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म कहा जाता है दोस्तों सेल या कोशिका में जो केमिकल एक्टिविटी होती है उसको। और मेटाबॉलिज्म होता है दो प्रकार का, जिसमें पहला हो गया दोस्तों एनाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म होता है एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और इसी में दूसरा है दोस्तों कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस या अंतर जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अंतर या डिफरेंस देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। और यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल में दोस्तों सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एनिमल सेल या जंतु कोशिका में दोस्तों जो सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती। और दूसरा अंतर देखिए दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल का, और ये है प्लांट सेल में दोस्तों सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और एनिमल सेल या जंतु कोशिका में दोस्तों सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल के, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर, अर्थात कोशिका भित्त और कोशिका झिल्ली में अंतर। और इसमें पहला अंतर देखिए दोस्तों कि जो सेल वॉल या कोशिका भित्त होती है वो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, अर्थात जो कोशिका भित्त या सेल वॉल होती है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है वो दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल, अर्थात पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में दोस्तों पाई जाती है। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है ये दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और जो सेल वॉल होती है दोस्तों ये परमिएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, अर्थात सेल वॉल पारगम्य होती है और सेल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा तीसरा डिफरेंस, और ये है कि जो सेल वॉल होती है दोस्तों ये एक डेड कोशिका है या मृत सेल है दोस्तों, और जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है यह एक लिविंग सेल है या जीवित कोशिका है। तो ये डिफरेंस दोस्तों आप लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफरेंस। और प्रोटोप्लाज्म से आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में दोस्तों न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके बाद देखिए क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम में अंतर, और इसमें पहला डिफरेंस देखिए दोस्तों कि जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है वो पाया जाता है दोस्तों न्यूक्लियस या केंद्रक में, जहां पर दोस्तों जो सेंट्रोसोम होता है ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। और क्रोमोसोम का मुख्य कार्य होता है दोस्तों टू कैरी हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अर्थात दोस्तों जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र का मुख्य कार्य होता है वो होता है दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आनुवांशिक इंफॉर्मेशन है उसको ले जाना, जहां पर सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है दोस्तों कोशिका का विभाजन करना या सेल का डिवीजन करना, वो भी किसमें दोस्तों, तो वो भी एनिमल सेल या जंतु कोशिका में। इसके बाद देखिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर, और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह लिविंग सेल है दोस्तों, और क्लोरोफिल यह नॉन लिविंग सेल है, और क्लोरोप्लास्ट का ही भाग होता है दोस्तों क्लोरोफिल। तो बस दोस्तों सेल की इस क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों टिश्यू या ऊतक। उसके बाद सेल और टिश्यू के जो एमसीक्यूज है महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से उसको एक ही क्लास में किया जाएगा। तो इस क्लास में इतना है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।